स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज दरअसल डिबेट का जो मुद्दा है वो काफी अलग है, लेकिन वो सीधे सीधे जुड़ा है लोगों की जानों से। जी हां, आपको हाल में ही जो आपने किश्तवाड़ में जो तबाही देखी, जिस तरह से वहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटे, अभी भी वहां राहत बचाव कार्य जारी हैं और ऐसी आशा तो नहीं लेकिन आशंका इस बात की है कि अभी भी कुछ और डेड बॉडीज मलबे से दबी मिल सकती हैं। यानी ये सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं ताकि अंदाजा हो कि कितना ज्यादा ये चिंता का विषय है और कितना ये दुख भरी घटना है कि 60 से ज्यादा लोगों की अब तक जाने जा चुकी, ये कंफर्म है। कई अभी लापता हैं, कई जख्मी हैं। दरअसल ये कौन लोग थे? ये सब श्रद्धालु थे और एक श्रद्धा भाव के तहत ये मचैल माता मंदिर के दर्शन जा रहे थे, अपनी कामना को लेकर, अपनी मनोकामना पूरी करने के लेकर के। लेकिन रास्ते में जो क्लाउड बर्स्ट का ये शिकार हो गए और जिस तरह से इनकी जानें चली गई, तो यहां से एक नई चर्चा शुरू हुई है। वो चर्चा ये है कि क्यों ना इसके प्रबंधन के लिए एक अलग और सशक्त बॉडी हो। जिस तरह से वैष्णो देवी मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड, तो उसी तर्ज पर, उसी श्राइन बोर्ड के तर्ज पर मचैल माता मंदिर जो है, इसके लिए भी एक अलग से श्राइन बोर्ड हो जो सशक्त हो। और कुछ राय तो इस तरह के सामने आ रही है, कुछ मांगे ऐसी आ रही हैं कि जिसका जो चेयरमैन है वो उपराज्यपाल को बनाया जाए। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या यही एक मुद्दा है या इसके अलावा भी कुछ और कारण है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो ये जो यहां पर अभी स्थिति बनी हुई है, ये दरअसल एक मांग उठ रही है कि मचैल श्राइन बोर्ड अलग से बनना चाहिए, मचैल माता मंदिर श्राइन बोर्ड। और इस श्राइन बोर्ड के बनने से क्या सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा श्राइन बोर्ड बनता है और उसके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं, तो क्या ऐसे हादसों को तो शायद रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे हादसों के समय किस तरह से तुरंत कोई एक एक्शन टीम हो, एक एक्शन का एक प्लान हो जिससे शायद इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है। और अगर ये सशक्त बॉडी होगी तो उस गवर्निंग बॉडी में कौन शामिल होगा, किसके हाथ में कमान होगी और इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो इससे जुड़ा काफी खास पैनल हमने आज बुलाया है। राजेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है VHP जम्मू कश्मीर के। इन्होंने भी अपने स्तर पर मांग उठाई है कि ऐसा एक श्राइन बोर्ड बनना ही चाहिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान है अजय भारती, अभी जुड़ेंगे कुछ देर में, जो XMLC है, BJP के स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और सुगंधा महाजन, प्रोफेसर और एक्स पुलिस ऑफिसर, ये हमारे साथ मौजूद है। अक्सर ऐसे मुद्दों पर हम इनकी राय जरूर लेते हैं। और आकाश वर्मा, स्पोर्ट्स पर्सन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज 18 JKLH के इस खास शो में जिसका नाम है JKLH प्राइम डिबेट। तो राजेश गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये मांग जो उठी है कि मचैल माता मंदिर श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए, ये जरूरी है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अब ये मांग क्यों उठी है, क्यों ये जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हमने ऐसी मांग नहीं उठाई है। ये जो आपने कहा कि राजेश गुप्ता जी ने मांग उठाई है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक चीज पहले हमें वर्तमान परिस्थिति पे जाना चाहिए। ठीक है, कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। हाँ, श्री माता मचैल की जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी तीर्थ यात्रा बन गई है। ठीक है, माता वैष्णो देवी, माता अमरनाथ जी और उसके बाद माता मचैल की। और वर्तमान में ये यात्रा एक कमेटी के द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के निर्देश से स्थापित हुई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाई है
जो कि इस यात्रा का संचालन कर रही है, और उस कमेटी को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हेड कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है जी वो उसके वाइस चेयरमैन है। उसके साथ साथ उस कमेटी में अन्य लोग सदस्य हैं, जिसमें समाज की भी सहभागिता, हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने देखा है, समाज की भी सहभागिता होनी चाहिए और प्रशासन की भी सहभागिता होनी चाहिए। अब ये जो यात्रा है ये केवल मात्र थोड़ा सा मंदिर के दर्शन की यात्रा नहीं है जी। मंदिर का एरिया बड़ा थोड़ा छोटा सा है, हाँ। लेकिन यात्रा एरिया बहुत बड़ा है जी। सही मायने में जो यात्री इस यात्रा के लिए जाता है मिनिमम 3 दिन के लिए यात्रा क्षेत्र में रहता है, उस यात्रा के अनुभव के साथ जुड़ा रहता है जी। जम्मू से वहां पहुंचने के बाद गुलाबगढ़ तक एक पक्की सड़क है, उसके बाद एक कच्चा रास्ता है जो पहले पैदल जाता था, उसके बाद पैदल के बाद आगे उसने आजकल छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं, और उसके बाद फिर वहां दर्शन के बाद वापस आता है जी। हमारा ऐसा मानना है कि सैद्धांतिक रूप से जो हम कहते हैं विश्व हिंदू परिषद का एक सैद्धांतिक स्टैंड है कि ये जो तीर्थ यात्राओं के स्थल हैं इनकी जो व्यवस्था है वो समाज के हाथ में ही रहनी चाहिए। ठीक है। और जो पूजा पाठ की विधि पद्धति है हाँ। वो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार समाज के लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये यात्रा बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हो रही है और उस क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता है, उस विकास को लेकर के जो कमेटी हाईकोर्ट ने बनाई है वो कमेटी या उसको कोई अन्य आप अगर नाम देते हैं उसकी एम्पावरमेंट इस ढंग से हो कि उस क्षेत्र का विकास इस ढंग से हो कि यात्रियों को किसी किस्म की असुविधा ना हो। तो ये एक बड़ा बैलेंस बना के चलने वाली बात है कि क्षेत्र का समग्र विकास तीर्थ यात्रा के लिहाज से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए बिना किस ढंग से हो उसके लिए एक विस्तृत प्लान बनना चाहिए, और उस प्लान के मुताबिक जो तीर्थ यात्रा को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है, जो उस मंदिर को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है जी। और जो स्थानीय प्रशासन है, प्रांत की सरकार है, उनका आपस में एक बड़ा तालमेल रहना चाहिए। जी ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो आप विकास की बात कर रहे हैं कि क्षेत्र का चूंकि वो ऐसी ज्योग्राफी है कि उसका विकास, लेकिन सुगंधा महाजन हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, प्रोफेसर हैं और एक्स पुलिस ऑफिसर भी हैं। सुगंधा, इससे पहले हम लोग चर्चा ये कर रहे थे जब किश्तवाड़ की खबर आई थी कि किस तरह से वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकास को कैसे कोरिलेट किया जाए। क्या विकास होगा तो ऐसी घटनाएं कम होंगी या ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी? और अगर ये घटनाएं बढ़ना या घटना एक अलग चीज है, इसके अलावा किश्तवाड़ के इस सानहे या हादसे के बाद ही क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी मांग तेज हो रही है? सुगंधा जी। विशाल जी, जैसे उस दिन भी हमने जिस दिन ये त्रासदी हुई और जिसोटी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हमने काफी विस्तार पूर्वक इस बारे में बात की कि आखिर क्यों इस तरह की आपदाएं जो है जो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद ही हमने कठुआ में और बाकी जगह कुपवाड़ा सब जगह क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटी साथ साथ में देखी। तो कहीं ना कहीं कुदरत हमें संकेत कर रही है कि जिस तरह से हम लोग विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं और कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। विकास गलत नहीं है, जैसे आपने कहा विकास तो चाहिए हमें। अगर आज किसी जगह पे अगर गाड़ी की सुविधा मिल रही है, हम कहीं रोड लेके जा रहे हैं, बुराई उसमें नहीं। बुराई ये है कि हम नियमों का पालन करें। कुछ जगह पे हम अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो हम वहां नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए एक्सपर्ट्स का किसी कमेटी में होना या कमेटी का गठन होना और पूरे अच्छे से जांच करके फिर किसी तरह का विकास का काम उस जगह पे करना जो है वो बहुत जरूरी है। और जहां तक ये श्राइन बोर्ड की मांग है, तो मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड की मांग सिर्फ इसलिए नहीं है कि दो गुटों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं या कोई परेशानियां हैं उसको कम करने के लिए, बल्कि उसका गठन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे अभी बात चल रही थी, अजय जी ये बता रहे थे कि वो इलाका कुछ इस तरह का है कि वहां पे 3 दिन तक श्रद्धालुओं को रुकना है और बहुत पहाड़ हैं और टेरेन जो है बहुत मुश्किल है। तो श्राइन बोर्ड के अंतर्गत क्योंकि आपके पास अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें उस जगह का विकास जो है वो पूरे तरीके से कर पाएंगे। और जहां तक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की बात आती है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी जो है वो श्राइन बोर्ड में जो है बहुत कम हो जाती है। अच्छी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है पैसा खर्च किया जाता है और जिस काम के लिए पैसा है उसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक रिकमेंड किया था कि आप
कोई नया बोर्ड ना भी बनाकर अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या उस तरह के जो पहले से श्राइन बोर्ड गठित हैं उनके अंतर्गत भी जो है आप इस यात्रा को लाकर ठीक है, आगे इसमें बढ़ा जा सकता है। जी ठीक है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आकाश वर्मा जी। आकाश वर्मा जी, दो चीजें हैं, एक तो ये कि श्राइन बोर्ड का एक दायरा इख्तियार अपना होना चाहिए कि उसका इख्तियार का दायरा क्या हो, कहाँ तक हो। दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी कोई जगह तो है नहीं कि जहाँ कोई सरकार नहीं है, बल्कि वहाँ तो अब इसे हम जिस तरह से भी देखें बट वहाँ पर ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर उपराज्यपाल का भी एक तरह से शासन है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में अगर सुरक्षा की दृष्टि से या श्रद्धालुओं के सुख सुविधा का ख्याल रखने की दृष्टि से देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, तो ये जिम्मेदारी ज़्यादा किसकी बनती है? क्या श्राइन बोर्ड का गठन हो जाने से फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के वो सारे जो है उनके से सारे जिम्मा खत्म हो जाएगा? सबसे पहले तो शुक्रिया विजल साहब। मैं विशाल तो जी। विशाल साहब जी। मैं बाकी पैनलिस्ट का भी यहाँ पर वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप श्राइन बोर्ड गठन करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसकी रिलीजियस और कल्चरल जो सेंसिटिविटी है उस इलाके की, उसको देखना चाहिए। जो स्केल ऑफ पिलग्रिमेज है कि क्या वो जो पिलग्रिम्स हैं वो नेशनल पिलग्रिम्स हैं या इंटरनेशनल पिलग्रिम्स है, उनकी जो यात्रा है वो कितने दिन की रहती है, और जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो उनकी तादाद क्या है, वो पर डे कितने हैं या एनुअली कितने आते हैं। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या श्राइन बोर्ड के गठन कर देने से क्या जो वहां पे जो लोकल लोग हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम किया जा रहा है या एलियनेट करने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो भी फैसला है इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम आए और वो पूरा इसका जायजा लें, ऑन ग्राउंड वो देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इसमें मुश्किलातें आ सकती हैं। और जो जो आपने कंट्रोल की बात की, जो डुअल कंट्रोल है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो जिम्मेवारी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की या एक पर्टिकुलर किसी समुदाय की रहे तो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी रहती है और उसमें ये है कि पूरा फोकस भी रहता है कि किस तरीके से हम श्रद्धालुओं को वहां पे कैटर कर सकें, किस तरीके से उनके जो दर्शन है उनको उसमें सहूलियात उनको पहुंचाई जा सके। जी ठीक है। आपने भी कहा कि इस बारे में पूरी रिसर्च होनी चाहिए, जायजा लिया जाना चाहिए और अलग जितने भी फैक्टर्स उन फैक्टर्स का बगौर मुआयना किया जाना चाहिए। अजय भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और एक्स MLC भी हैं। अजय भारती साहब, ये जो अब मांग हो रही है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा ये दर्शन स्थल बन चुका है, चूंकि जो सालाना जो एक आदाद शुमार है उसके मुताबिक लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं मचल माता मंदिर के दर्शन के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं या बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है कि मचैल माता मंदिर श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए निहायत जरूरी है तो क्यों नहीं हुआ, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए विशाल साहब, पहले तो मैं शुक्रिया और अपने को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ। ये इसको 2 हिस्से हैं इस प्रश्न के। एक है जो इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, धार्मिक पक्ष जो है, और एक है जो ओवरऑल जिस प्रकार से वहां उस एरिया के साथ जुड़े हुए, क्योंकि एक बड़ा नंबर है जिसमें बिना सरकार की इन्वॉल्वमेंट के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अंकित करना है, उनको भी एक रेखांकित करना है जी। तो यहां तक जो ये डिमांड की बात है, मैं इसको मानता हूं कि ये किसी वैक्यूम में नहीं हो रही है। हमारे पास एक अनुभव है, खासकर 1996 में जब बाबा अमरनाथ यात्रा के समय में एक बहुत बड़ा साइया हुआ था, तब भी लगभग 250-300 लोगों की वहां पर डेथ हुई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए रेगुलेशंस की बात की थी कि यात्रा को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में और इस प्रकार से कैसे ये करना चाहिए। तीसरी बात आती है कि डेवलपमेंट और जो हमारी जो नेचुरल जो क्लाइमेट और उसकी बैलेंस को कैसे किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक एस्पेक्ट को छोड़े बगैर, यानी उसको समाज पर छोड़ते हुए, जो बाकी के एस्पेक्ट्स में उसमें सरकार और बाकी जो एजेंसियां हैं मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें से एक श्राइन बोर्ड है, चाहे वो सेपरेट हो चाहे वो किसी एक का हिस्सा हो,
क्योंकि न केवल उस एरिया का डेवलपमेंट है, आप देखिए हम आप टूरिज्म को भी बढ़ा रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ा रहे हैं। अगर आपको रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाना है तो उसके हिसाब से आपको स्कोप क्रिएट करना है कि आप वहां पर जहां रुकेंगे, चाहे वो घरों में रुकेंगे कि बाहर रुकेंगे, तो वो रूम्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये किसी एनजीओ का ही हाथ में नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार, फिर रोड्स की बात है, रोड्स को एनवायरमेंट के साथ बैलेंस करते हुए उसको डेवलप करना है, तो उसको कैसे हम करेंगे। फिर ऐसे अगर कोई इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आती है तो ऐसे समय में रेस्क्यू और रिलीफ उसको बाहर से मंगाने की जगह क्या इन बिल्ट वहां पर मैकेनिज्म बन सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पर हमारे चिसोटी की हम बात करते हैं तो वहां पर स्पेस कितनी है, तो क्या एडिशनल स्पेस हम आगे पीछे क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये लगता है कि किसको सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, क्योंकि एरिया बड़ा है और फिर डायमेंशंस ऑफ द वर्क वो भी बहुत ब्रॉड है, इसलिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट, लेकिन सिर्फ सरकार के हाथ में हो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आज हम देख लें कि क्योंकि जैसे श्राइन बोर्ड बना, चाहे माता वैष्णो देवी वाला बना 85-86 में, या बाबा अमरनाथ जी का बना, उसके बाद इंप्रूवमेंट हुई है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि हाँ इंप्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म, मैं सिर्फ श्राइन बोर्ड का ही मैकेनिज्म मानता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म हो, लेकिन वो इवॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है, राजेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दरअसल समस्या क्या आ रही है। निदान तो तभी हम ढूंढते हैं ना जब कोई समस्या हो। तो समस्या है, या तो वो समस्या जो है ठीक से रेखांकित की नहीं गई, क्या समस्या ये थी जो अभी हालिया दिनों हमने किश्तवाड़ में देखा, अगर ये समस्या है तो इसका निदान किसके पास है। तो समस्या क्या है दरअसल, वो कैसे हम उसको तय करेंगे, या कौन तय करेगा क्या समस्या है जिसका निदान किस तरह से हो। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस गिनती में लोगों की श्रद्धा भावना मचेल माता के लिए बढ़ रही है, और उस वजह से ये यात्रा जो है एक बहुत ही महत्व की यात्रा बनती जा रही है, नंबर्स पिलग्रिम्स के बढ़ते जा रहे हैं जी। तो उसी स्पीड में वहां पर यात्री जाएं, दर्शन करके वापस आएं, उन साधनों का विकास होना चाहिए, रास्ते से लेकर के जाने आने के साधनों का। ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी सी कमी है, साधनों के विकास में हमें तेजी लानी पड़ेगी। मतलब क्या कमी है, जिस वजह से आप ये कह रहे कमी हैं क्या है, किस तरह की कमी है। सिंपल है कि उन लोगों के ठहरने की जगह और बढ़ जाएं, रास्ते में जहां जहां स्टॉप उनके बनने हैं उनका विकास हो, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बेसिक जन सुविधाएं वो रास्तों में बने, सराएं और बन जाएं। कुछ चीजें हुई भी हैं, ये जो हाई कोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट की है जी। अपनी तरफ से, प्रशासन के पास, ये जो स्थानीय प्रशासन के पास जो रिसोर्सेज थे, डिविजनल कमिश्नर जम्मू या डीसी किश्तवाड़ के पास, उन्होंने काम किए हैं। पीछे ऐसा भी हुआ है कि कुछ डोनर्स, कॉर्पोरेट डोनर्स भी वहां पे आए हैं, जिनकी मदद से वहां पर मचेल माता के मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास किया गया है। बस यहीं पे मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा जिस तादाद जी, जो आप कह रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा, चूंकि देखिए वो जो ज्योग्राफी जो है उसकी जो टोपोग्राफी या ज्योग्राफी है, वहां पर विकास के नाम पर फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि फिर बाद में जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो आवाज उठाते हैं कि जी इकोलॉजिकल जो वहां पर डिसबैलेंस हो गया, और इस वजह बिल्कुल मैं जी मेरी बात पूरी होने दें। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल यही कह रहा हूं कि वहां विकास का मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध बिना टेक्निकल नॉलेज के तोड़फोड़ कर दें। एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए ही वहां पर सारी चीजें होनी चाहिए, और रास्ते किस तरह से बने, किस टेरेन से बने, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी प्लान्स जो हैं इन प्लेस हों। ये सारी चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इसके लिए अजय भारती साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा, बात पूरी होगी आपकी लगभग। अजय भारती साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि समस्या क्या है दरअसल, तभी हम निदान तय कर पाएंगे। क्या ये जो समस्या बताई जा रही, क्या ये समस्या का हल, इन समस्याओं का निदान श्राइन बोर्ड के पास होगा,
या फिर जिसके तहत ये जिस मिनिस्ट्री के तहत ये आता है, जिस गवर्नेंस के तहत ये आता है, उसमें स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है वो भी एक अपना रोल अदा करती है, स्टेट की जो गवर्नेंस है वो अपना रोल अदा करती है। ये कौन तय करेगा? क्या श्राइन बोर्ड तय करेगा कि विकास हो और किस तरह से हो? मान लीजिए श्राइन बोर्ड बनता है तो वो भी कोई आइसोलेशन में काम करेगा ऐसा नहीं होता। आप कोई भी श्राइन बोर्ड देख लीजिए, चाहे वो माता वैष्णो देवी वाला हो, चाहे बाबा अमरनाथ वाला हो, या कोई भी आप देखेंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ दैट। चूंकि यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि काम की जो ब्रॉड उसका जो गैमेट है वो काफी ब्रॉड है। चाहे वही जैसे रूम्स क्रिएट करने हैं, तो रूम्स आपने क्रिएट करें तो आप कंक्रीट का जंगल वहां पर खड़ा कर देंगे, वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने रूम्स क्रिएट करने तो वो इस ढंग से करने होंगे, चाहे वो स्प्रेड हो, चाहे वो जियोग्राफिकल स्प्रेड में थोड़ा फैला हुआ भी हो, लेकिन यात्री वहां रुककर फिर दर्शन करके वापस आ सके, ये भी एक उसको एंश्योर करना होगा। तो श्राइन बोर्ड या इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है वो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के नाते रोल अदा करता है, जो समाज के साथ मिलकर और जो एडमिनिस्ट्रेशन के विंग्स के साथ मिलकर उस सारी चीज को मैनेज करता है। लेकिन अजय भारती जी, अभी इसकी गवर्नेंस किस तरह से हो रही है? अभी भी जो अगर ये जो संचालन उसका हो रहा है इन चीज़ों का, खासतौर से हम उस रूट की बात हम ना करें, कम से कम मंदिर एरिया और उस कैंपस के आसपास की बात करें, तो उसका संचालन कैसे हो रहा है? क्या उसी को फिर ये दी जानी चाहिए उसको ये जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड का? फिर जो है वो उसको लीड कौन करेगा? क्योंकि एक सुझाव मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें यह था कि जो उपराज्यपाल है उन्हीं को चेयरमैन भी बनाया जाए उस बोर्ड का। नहीं, देखिए उसके भी मॉडल्स हैं, मतलब पॉइंट ये है कि सिर्फ उपराज्यपाल सबके ये हो। बेसिकली क्या रहता है कि अभी जैसे जो अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि जो माता का मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो सारे काम कर सकती है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो उनके लिए वो ऐसे साधन नहीं, ना उनके पास ऐसी अथॉरिटी है। तो इसलिए वो एक इसका हिस्सा हो सकते हैं, दे कैन बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बोर्ड। वही होली सोली होंगे तो वो या तो उनको आपने ऑथराइज करना है जी कि आप डीसी को भी कोऑर्डिनेट करेंगे, आप ड्यूकॉम के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, वो पॉसिबल होगा कितना मालूम नहीं। लेकिन ये मेरा कहना है कि एक मैकेनिज्म ऐसा बन जाता है जिसमें वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी रहेगी, एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। आप बाबा अमरनाथ जी वाला देख लीजिए, वहां पर कौन से लोग होते हैं। वो मैं आपकी बात समझ गया, वो आपकी बात समझ गया। मैं एक सवाल लेके सुगंधा महाजन आपके पास आना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड का जो लिमिटेशन है या उनकी जो वर्क एरिया है वो कहां तक की होगी? क्योंकि यहां तो जो जिस घटना के बाद से इस पर ज्यादा चर्चा शुरू हो रही है, किश्तवाड़ की घटना, उसमें जो रूट है वो रूट उस ज्योग्राफिकल या टोपोग्राफी का कारण से वो जो रूट है वो इस तरह का है कि कभी कभी वो जब ऐसे मौसम में जब मौसम थोड़ा खराब रहता है वहां के हिसाब से हम कह लें तो वो सेंसिटिव है। तो ये श्राइन बोर्ड का लिमिटेशन कहां तक होगा और कहां पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट, उसका रोल कहां पे होगा? ये कैसे तय होगा? देखिए विशाल जी, एक बात तो हमें समझनी है कि श्राइन बोर्ड हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम बाकी सब श्राइन बोर्ड जेएंडके में चल रहे हैं, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं तो उनके साथ में डीसी या जितने भी एसडीएम्स या बाकी सब लोग जो है वो एकजुट होकर काम करते हैं। श्राइन बोर्ड की लिमिटेशन जो इसका होती मतलब कोई समस्या आ रही है तब ना इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहां पर अभी कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी भी है, बचल माता मंदिर श्राइन बोर्ड, भले ही उसका नाम नहीं, कोई ना कोई बॉडी तो है, इसका मतलब वो अभी वो काम नहीं कर पा रही है, उनके बीच वो तालमेल नहीं है, जिसके लिए हम चर्चा ये कर रहे हैं कि या मांग उठ रही है कि श्राइन बोर्ड बनेगा तभी वो काम हो पाएगा। जी नहीं, श्राइन बोर्ड के बारे में जो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप देखिए, जैसे श्राइन बोर्ड है तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कि कितने यात्री जो हैं पर डे उस जगह तक जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रुकने की जगह, अब रुकने की जगह सिर्फ आपको चिसोती में या मचेल में नहीं चाहिए, बल्कि किश्तवाड़ से लेकर पूरा जो रास्ता है आपको, आप जगह जगह पर छोटे छोटे बहुत बड़ी सुविधा के साथ बहुत बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स पे ना जाकर हम छोटी छोटी सुविधाएं जो हैं, चाहे प्रीफैब की फॉर्म में या जो भी हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे, उस तरह की चीजें हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड जो है, श्राइन बोर्ड के गठन से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सबसे पहले वो स्ट्रांग होगा। आप देखिए, अपना कॉन्टैक्ट यूज करके या इस तरह के किसी भी प्रोसेस से बहुत सारे लोग जो है वो यात्रा करके वापस भी आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता जी कि वो लोग वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है।
जैसे आप माता वैष्णो देवी जाने के लिए आप कोई भी हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कार्ड लेना है, उसके बाद ही आप यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस जो है वो श्राइन बोर्ड डेफिनेटली जो है स्ट्रीमलाइन कर सकता है, और उसके बाद कमेटीज का गठन करके कि हमें कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, हम किस तरह की सुविधाएं जो है, जैसे अमरनाथ यात्रा में हम देखते हैं जगह जगह पर लंगर लगे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था है, और अगर हमें लग रहा है कि मौसम खराब है और आगे की सुविधा वैसी नहीं है, तो यात्रा को किसी एक जगह पर रोका जा सकता है, क्योंकि दिन दिन यात्रा बढ़ती जा रही है, 2 से 2.5 लाख 3 लाख, अब और फ्यूचर में और जितना आप वहां तक गाड़ी पहुंचाएंगे उतनी सुविधा लोगों को होगी और उतने लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। ठीक है, पर हमें समझना है, अगर हमारी आस्था है तो हमें कुछ कष्ट लेकर भी उस जगह तक अगर पहुंचना पड़ेगा। 30 किलोमीटर इतने सालों से 1980 से लेकर आज तक अगर 30 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जा रही थी, तो आगे भी जो है उस यात्रा का कुछ हिस्सा जो है वो पैदल हम लोग तय कर सकते हैं। आकाश वर्मा जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से लेना चाहूंगा। दरअसल मेरे जो भी सवाल हैं वो इसलिए हैं कि हमारे दर्शक या हम सब ये बात समझ सके कि क्यों जरूरी है ये, और ये जरूरी है जब हम इसे महसूस कर लेंगे तभी इसके लिए प्रयास भी और तेज हो सकते हैं। आकाश वर्मा, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। देखिए विशाल साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी हमारे जो धर्म से जुड़े हुए स्थल होते हैं, ये मेरा पर्सनल टेक है कि अगर ये जितने ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहे वो उतने बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था या हमारी श्रद्धा इन स्थलों के साथ जुड़ी रहती है। अगर हम थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी भी हम इसको फेस करते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली जब 2 साल पहले मैं मचेल माता गया था, तो जनरली जब से ये यात्रा चलते आई है तो पहले 32 किलोमीटर का सफर हमें नीचे से तय करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि रोड डेवलप होने के बाद आज वो सफर जो है वो सिर्फ 16 किलोमीटर का रह गया है। मैं समझता हूं कि ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इनको अनएक्सप्लोर्ड रहना चाहिए। यहाँ पर मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो रही है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, जहां पर हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, चाहे उनके खाने के मामले से हो या उनके रहने के मामले से हो। तो ये जो ट्रैक है अगर आप देखेंगे तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज अ मीडियम ट्रैक। तो ये जो है ये लोग इसको कवर कर भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोकल गवर्नेंस थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाए, जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेकर कुछ ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसी डेवलप की जाए जिसमें रजिस्ट्रेशन का खास तौर पर, क्योंकि जैसे आपने देखा इस त्रासदी में 60 से 65 लोगों की मृत्यु की ये बात आ चुकी है रजिस्ट्रेशन की, और ये अच्छा सुझाव भी है। चलिए, अब वक्त ज्यादा नहीं है, अब मेरे ख्याल से इस पे हम लोग काफी बातचीत कर चुके, और बेशक इससे फायदा हो सकता है, और इससे जो नुकसान का एक मतलब एक आशंका बनी रहती है कि चीजें सिस्टमेटिक हो जाएं, और कहाँ डेवलपमेंट और किस तरह की डेवलपमेंट की जरूरत है, किस तरह के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है विकास के नाम पे, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है, ज्योग्राफी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर धड़ल्ले से सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़रूरत है कि उसका विकास हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास और बहुत ही हसास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल।